गुड मॉर्निंग। हम लोग रिलेशन और फंक्शन की बात कर रहे हैं और एक्चुअली रिलेशन हमने लगभग खत्म कर लिया था। एक दो क्वेश्चन रहता है जो मुझे लगा कि डिस्कस करना जरूरी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आदि फंक्शन स्टार्ट करेंगे। और मेरा मानना यह है कि फंक्शन को ऑनलाइन 100% समझाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, फिर भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे। थोड़ी सी कोशिश आप करना, थोड़ी सी कोशिश मैं करूँगा, और जब दोनों कोशिश करेंगे तो शायद सफल हो जाए समझने में और समझाना। समझ में आई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका एक लास्ट क्वेश्चन रहता है 1.2 एक्सरसाइज का, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ चलिए भाई, अरे उससे पहले क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका 10वां 11वां जो भी है उस पर जाऊंगा, पर छोटी सी एक बात बता। मान लेते मेरे पास एक सेट है 1 2 3। हमने कहा एक रिलेशन था R इज इक्वल टू, मैंने कहा A और B का एक रिलेशन था। A और B मेरे पास दोनों A से बिलोंग करते हैं और मैंने बाय चांस कह दिया A माइनस B इज इवन। मान लेते मैंने यही एक क्वेश्चन लिया। जब आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो क्वेश्चन जब हमने A माइनस B इवन वगैरह वगैरह, यानी कि जब मैं इस सेट पे रिलेशन की बात कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, A में इससे ले रहा हूं और B में इसी से ले रहा हूं। एक्चुअली मैं A क्रॉस B क्या निकाल रहा था, पहले A क्रॉस A निकाल रहा था। 1 का पेयर 1 से, 1 का पेयर 2 से एंड सो ऑन। फिर मैं इन्हीं में से इस R में वो एलिमेंट डाल रहा था जिसमें जैसे 1 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ पेयर, या 3 का 1 के साथ वगैरह सब ये डाल रहा था ना। कौन से? जिनकी सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट इवन आ रहा था, ये डाला था। इसका मतलब क्या था कि इस R की जब मैं बात कर रहा था, जब मैं A पे बात कर रहा था R की, तो मैं जो एलिमेंट ले रहा था वो A क्रॉस A से, यानी कि A से ले रहा था। यदि बाई चांस मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं R और अब मैं कहूं AB इज रिलेटिव टू CD अंडर एनी कंडीशन, जो भी कहा है, अब मैं इस टाइप से ले रहा हूं, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि अब मैं A से एलिमेंट नहीं सिलेक्ट करूंगा, टोटल A क्रॉस A मैंने जो भी आई वो कर ली। अब उसमें से एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से पेयर नहीं देखूंगा, मैं इस पेयर का रिलेशन दूसरे पेयर से देखूंगा अंडर कंडीशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये था। पहले वाले का मतलब क्या था कि जो मैं रिलेशन बना रहा हूं वो A क्रॉस A में से निकाल रहा हूं, यानी कि A क्रॉस A पे अंडर एलिमेंट ऑपरेशन चेक कर रहा था। पर अब ये क्या कहता है इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मुझे रिलेशन n क्रॉस n पे डिफाइन करना। मींस पहले मैं ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट का रिलेशन एलिमेंट से चेक कर रहा था। अब दुर्भाग्य या सौभाग्य से मैं अगले क्वेश्चन में पेयर का रिलेशन पेयर से चेक करूंगा। इसका मतलब पहले कह रहा था डिफाइंड रिलेशन ऑन A, इसका मतलब A के एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन देखना था। अब कहता है डिफाइंड रिलेशन ऑन n क्रॉस n है, यानी कि जो आपने पूरी A क्रॉस A कर ली थी, अब उसके एलिमेंट से उसके इन ऑर्डर्ड पेयर पे एक रिलेशन चेक कीजिए बनता है कि नहीं बनता है। मेरी बात समझे? जब हम पहले डिफाइन कर रहे थे डिफाइंड रिलेशन ऑन A, तो हम क्या कर रहे थे, A के एलिमेंट का आपस में रिलेशन डिफाइन कर रहे थे। अब कहता है डिफाइंड रिलेशन ऑन n क्रॉस n, तो इसका मतलब अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट का, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का आपस में रिलेशन चेक करूंगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आ जाइए क्वेश्चन लेते हैं इस बेस पे। आपका 10th क्वेश्चन, ये अलग टाइप बनती थी इसलिए अलग ढंग से ही स्टार्ट करके सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन n क्रॉस n, आपने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इन n क्रॉस n शो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाय A इज रिलेटेड टू C। कहता है n क्रॉस n पे एक रिलेशन देखिए और रिलेशन इस ढंग से है कि AB इज रिलेटेड टू CD इफ का भाई if AD is equal to BC, if AD is equal to BC। कहता है कि जैसे मैंने कहा n क्रॉस n, एक छोटा सा फिर थोड़ा सा समझा के फिर वापस इस पे आता। जैसे मतलब क्या था, मान लेते मैंने एक सेट लिया A 1 2 3, अब मैंने A क्रॉस A कर लिया, जैसे n क्रॉस n की वही ऐसे A क्रॉस A कर लिया।
एक रो से किया तो आया 1 1 1 2 1 3। ये नोट नहीं करना कि यही नोट करो, नोट वहां से करना जहां से बोलूं। अभी तो समझा रहा हूं जस्ट मतलब क्या था क्वेश्चन का, ठीक है। इसलिए कॉपी पे इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। जहां तक बोलूं वहां तक अंडरस्टैंडिंग है, फिर बाद में देखेंगे समझाया क्या था। मैंने एक रो से निकाली, एक रो से क्या है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ये आ गया पूरे का पूरा हिसाब किताब एक रो से। अब कहता है एक रिलेशन डिफाइन कर ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, मतलब अब इसने कंडीशन क्या लगाई, इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी मींस बाहर वालों की गुणा अंदर वालों की गुणा के बराबर हो, उनका रिलेशन डिफाइन करना। मीन ऑर्डर पेयर किसका लेना आपस में, जैसे पीछे वालों में लेना था ए और बी का पेयर बना भाई, जिसमें a माइनस बी क्या है इवन आए, तो क्या देखते थे यार, 1 का 3 से पेयर बनेगा, 3 का 5 से भी बन रहा है वगैरह वगैरह, ये देख रहे थे ना कि सबट्रैक्शन के बाद रिजल्ट इवन आए, वो पीछे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि भाई ऑर्डर्ड पेयर का भी इसका चक्कर खत्म, अब रिलेशन डिफाइंड इस पे देखना है। इस पे भी कैसे कहता है, पहले और आखिरी की गुणा और बीच वाले की गुणा बराबर आनी चाहिए। जैसे देखिए 1 और 2 का 2 और 1 का रिलेशन, यानी कि इस जो R में जो एलिमेंट आएगा ना, वो एलिमेंट कौन आया, इसमें आएगा, यानी कि जो सबसेट में लेना था 1 और 2 और 2 1 का, ये दोनों का पेयर बना। कैसे, फर्स्ट और गलत बात, फिर गलत करके भाई, क्योंकि इसने कहा था फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई, फर्स्ट और लास्ट की। चलिए यहाँ 2 और यहाँ 1, चलिए देख लीजिए, फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि 1 2 का पेयर 1 2 से ही बन रहा है। आगे हो सकता है किसी और से बनता होगा तो चेक कर लेंगे, पर यहाँ पर जैसे 1 1 का पेयर किससे बन रहा है, 1 1 का पेयर बन रहा है 2 और 2 से। कैसे कि भाई फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट बीच वालों दोनों की प्रोडक्ट के बराबर। इसको पढ़ना ऐसे ही, अदरवाइज तो अंडरस्टैंडिंग में पंगा पड़ जाएगा, ठीक है, सही पढ़ने नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। समझना कैसे है यार, पहले और आखिरी की गुणा और बीच वालों की गुणा इक्वल होनी चाहिए। जिनमें ऐसा बनेगा उनका आपस में रिलेशन, यानी कि वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, और जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है वो इस रिलेशन में नहीं आएंगे, यानी कि वो आपस में रिलेट नहीं करेंगे। फिर दोबारा इसको पढ़ने का तरीका ये है कि अंडरस्टैंडिंग में यार फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की प्रोडक्ट बीच वाले दोनों एलिमेंट की प्रोडक्ट के इक्वल जानी चाहिए। जिनमें ऐसा होगा, जैसे 1 और 2 1 और 2, मैंने यही ले लिया, पहला और आखिरी की प्रोडक्ट 2, इन बीच वालों की दोनों की प्रोडक्ट भी 2, यानी कि 1 2 का पेयर 1 2 से ही बना। एक और देखा जैसे 1 1 और 2 2, पहले और आखिरी की प्रोडक्ट और इन दोनों बीच वालों की प्रोडक्ट सेम बनी, यानी कि 1 1 का पेयर 2 2 से बन रहा है, 1 2 का पेयर 1 2 से ही बन रहा है। तो इस तरीके से अब एक एक एलिमेंट का पेयर नहीं देखूंगा, जबकि ये पूरी की पूरी ऑर्डर्ड पेयर की प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर से देखूंगा कि किसका रिलेशन किसके साथ बन रहा है, यानी ऑर्डर किसका हिसाब किताब किसके साथ हो रहा है और किसके साथ नहीं हो रहा है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, अब इसको रब करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, क्वेश्चन कहता है कि n क्रॉस n पे मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया, और रिलेशन में कहा ए बी का ऑर्डर पे ए बी का रिलेशन सी डी से बना है, और बनेगा कब, यदि वह फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की प्रोडक्ट मिडल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के इक्वल आ रही है तो बनेगा, तो नहीं बनेगा। अब कहता है चेक कर कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ठीक है भाई। फॉर इक्विवेलेंस क्या करें, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव जिस टाइप का रिलेशन उसी टाइप का, मींस फॉर रिफ्लेक्सिव ए बी इज रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ये डेफिनेशन है भाई। पहले क्या था, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो सेट पे बात कर रहा था। अब जो रिलेशन डिफाइन है वो खुद ही कार्टेशियन प्रोडक्ट पे है, तो जो एलिमेंट अभी थोड़ी देर बताया, थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, उसी ढंग से ही एलिमेंट यूज करेंगे। मींस
ए बी का रिलेशन किससे बनना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए? ए बी से। ए बी ऑर्डर पेयर का ए बी से ही बनना चाहिए। चेक कर लेते हैं। नाउ आ जाइए भाई। हाँ, लेट या इफ ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, देन क्या बनेगा भाई? देन बाय डेफिनेशन, बाय कंडीशन, फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट, देन ए मल्टीपल बी, फर्स्ट और लास्ट इज इक्वल टू बी मल्टीपल ए। देन यदि ये बनता हो, ए बी का ऑर्डर पेयर ए बी से बन रहा हो, यानी कि ए बी का रिलेशन ए बी से बन रहा हो, या ए बी रिलेट कर रहा हो ए बी से, तो फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट और बीच वालों की प्रोडक्ट इक्वल आनी चाहिए। ओके, यानी कि यदि ये रिलेट कर रहा तब ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। नाउ एज ए बी इज इक्वल टू बी ए, बिकॉज प्रोडक्ट इन नेचुरल नंबर इन n is commutative, therefore a b is equal to b a is true, that is a b is related to a b। कारण क्या कहा मैंने? कहा भाई ये कहते हैं यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। अब चेक करके देखा, एज ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि प्रोडक्ट इन नेचुरल नंबर इज कॉम्यूटेटिव, एज ये होता है। एज मैंने क्या कहा? एज ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये गिवन नहीं है। हमने कहा कि क्यों एज ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट नेचुरल नंबर में कॉम्यूटेटिव होती है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज ट्रू, दैट इज ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड, जब मैं सेकंड पे जाऊंगा तो सेकंड में क्या चेक करूंगा रिफ्लेक्सिव के बाद? फॉर सिमेट्रिक, if a b is related to cd, then cd is related to ab। ये तो डेफिनेशन होती है। और क्या? ab और cd belongs to n क्रॉस n। ये ab और cd किससे बिलोंग करने चाहिए? n क्रॉस n से। ओके, सिमेट्रिक में क्या होता है? ए बी का रिलेशन सी डी से अगर है तब सी डी का रिलेशन ए बी से होना चाहिए, क्योंकि उल्टा सुलटा चेक करते हैं। आ जाइए भाई। लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ये हमने लेके चला। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ पहले और लास्ट की प्रोडक्ट, यानी कि ए प्रोडक्ट डी इज इक्वल टू बी और सी, ये गिवन अपना कोई रोल निकाल, क्योंकि अगर ये रिलेशन है तो पहले और आखिरी की प्रोडक्ट बीच वालों की प्रोडक्ट से इक्वल एक तरह से गिवन है। अब आ रही, मुझे चेक क्या करनी है? एक्चुअली में दिमाग में रखना, मुझे चेक करनी है सी बी इज इक्वल टू डी ए है क्या? सी बी इज इक्वल टू डी ए है क्या? आ रही, लिख लेते हैं। इट इंप्लाइज दैट, देख मुझे सी बी चेक करना ना, कर देते हैं। इट इंप्लाइज दैट, आगे पीछे लिखना, ये इधर है इधर, बी सी को क्या लिखा? सी बी इज इक्वल टू डी ए, कोई फर्क? एज प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचुरल नंबर। ये बात बताना भूलना मत है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है? ए डी को डी ए लिखा है और बी सी को क्या लिखा है? सी बी। ये कब लिख सकते हैं भाई? आगे पीछे तो इनको वो आपस में घुमा तब सकते हैं ना जब ये कॉम्यूटेटिव हो। भाई बी सी किसके इक्वल होता है? सी बी के, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होती है नेचुरल नंबर में? कॉम्यूटेटिव होती है। अब आ जाइए, अगर सी बी इक्वल टू डी ए है, एज सी बी इज इक्वल टू डी ए, देयरफॉर आ जाइए भाई, देयरफॉर सी डी is related to AB, therefore CD is related to AB। as देखिए भाई क्यों? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है, और है तो इसका मतलब भी आपस में रिलेट करती है। ये बात थोड़ी सी उटपटांग लग भी रही होगी, और वो इसलिए लग रही है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट लिखी थी ना मैंने, ये ओनली यही देख के लिखा था कि ये आपस में रिलेट, किस ढंग से प्रोडक्ट लिखूं कि ये आपस में रिलेट कर जाएं।
ठीक है। दूसरी बात ये भी देखूं कि कोई मैथमेटिकली रूल टूटे भी ना, यानी कि मैथमेटिकली कोई गलती भी ना हो और ये आपस में रिलेट भी कर जाए, ये चेक करना था। और भी करके देखा कि आपस में रिलेट तब करेंगे जब पहली की और लास्ट की प्रोडक्ट बीच वाली दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होता। पहली और लास्ट की प्रोडक्ट बनती CB, तो इसका मतलब ये है कि मुझे BC को CB लिख सकता हूं क्या? यार पक्का लिख सकता हूं, इसलिए मैंने BC को क्या लिख लिया CB। क्यों? क्योंकि BC और CB दोनों सेम होते हैं। फिर राइट हैंड में देखना था कि प्रोडक्ट में मुझे DA चाहिएगा, क्या DA हो सकता है? तो ध्यान देखो यार, यहाँ AD है तो AD को मैंने क्या लिख दिया DA, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, इसलिए मैंने ऐसे पलटी मार दी। और इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैंने कहा CB रिलेटेड टू AD, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी है। अब चेक किसके करेंगे? ट्रांजिटिव। तीसरी बात किसकी आ गई भाई? फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में डेफिनेशन में क्या था? इफ AB is related to CD and CD is related to EF, then AB is related to EF। ये चेक करना है। Then AB is related to EF। मैं इधर से रब कर रहा हूं, थोड़ा सा नोट कर लेना अपने ढंग से। चलिए भाई चेक कर लेते हैं। आइए, ये कहता है इफ A B is related to CD and CD is related to EF, then check A B related to EF। देख लेते हैं। आ जाइए, H या लेट कह लो, लेट A B is related to CD। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट, इसका मतलब हुआ AD इज इक्वल टू BC, बीच वालों की गुना इक्वल। गिवन है, अपना कोई रोल नहीं, क्योंकि हम लेके चलेंगे रिलेशन है। अगेन क्या? अगेन हमने क्या लिया? CD इज रिलेटेड टू EF। अगर CD EF से रिलेट कर रही है तो इसका मतलब भाई फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट यानी कि CF इज इक्वल टू बीच वालों की प्रोडक्ट यानी कि DE। ये मैंने सेकंड लिया, यानी कि ये दोनों भी इक्वल है। अब ध्यान से देखो, अब चेक करना था कि AB का रिलेशन EF के इक्वल है क्या? दिमाग में भाई अब चेक करना है AF इज इक्वल टू BE बन सकता है क्या? यानी कि बनेगा क्या? प्रोडक्ट में ऐसा हो सकता है। इन दोनों रिजल्ट से मैंने चेक करना था क्या AF, अब फिर बार बार बोल रहा हूं, जहां पहुंचना होता है वहां के बारे में थोड़ा सा ओरली सोच लेते हैं कि पहुंचना पॉसिबल है कि नहीं है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर मुझे ये पता ही नहीं होता कि मुझे वहां तक पहुंचना, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे रास्ता ही नहीं पता। भाई जब तक मुझे मंजिल का नहीं पता होगा तो रास्ता कैसे बनाऊंगा? अब मंजिल ने बोल के बताया कि मुझे चेक करना है क्या AF और BE इक्वल हो सकते हैं। चेक कर लेते हैं, मुझे AF चाहिए, देखते हैं भाई पॉसिबल है कि नहीं। अब आ जाइए यार, AD और CF सॉरी AD BC के इक्वल, CF DE के इक्वल, इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं। नाउ AD मल्टीपल CF BC मल्टीपल DE। भाई इधर की प्रोडक्ट और इधर की प्रोडक्ट इक्वल ही रहेगी, क्योंकि ये नंबर इसके इक्वल और ये नंबर x इज इक्वल टू y है, z इज इक्वल टू p है, तो x z इज इक्वल टू y p ऑटोमेटिकली आएगा। तो मैंने क्या किया, इधर दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल रख दो। जो कैंसिल आउट होता है देख लो, इसके तोते उड़ते उड़ा दो भाई। D से D के तोते उड़ने ही है, C से C के भी तोते उड़े उड़ा दिए भाई। बचा क्या? AF इज इक्वल टू BE। अपने को चाहिए क्या था? यही तो चाहिए था कि क्या AF BE के इक्वल आ सकता है। पक्का आ गया। इट इंप्लाइज दैट क्या AB is related to EF, that is therefore it is transitive। Therefore the given relation is an equivalence relation। Therefore given relation is an equivalence relation। Therefore
गिवन रिलेशन की देन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चा गलती करता ही करता है इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है। कई बार तो बच्चा पूछता है सर उसमें तो ए बी और सी डी था, तो ये ई एफ कहां से आ गया? भाई उसमें ना ए बी है ना सी डी है, ठीक है, तो ई एफ का भी कोई चक्कर नहीं। अब मतलब ये यार ये तो आर्बिट्रेरी नोटेशन है। ये दो एलिमेंट पहले पीछे वालों में क्या करते आ रहे थे, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, यानी वहां पर भी तो तीसरा था, इसलिए ए का रिलेशन सी से चेक करते थे। तो उसी टाइप के तीन यहाँ भी लेंगे, एक ए बी ले लिया, एक सी डी ले लिया, अगला ई एफ ले लिया। आपका मूड है तो मम्मी पापा अपना वगैरह वगैरह सबके पहले लेटर लेके तीन पेयर इस ढंग से बना के ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो जस्ट जनरल नोटेशन है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन इस ढंग से बनाना है, जब 50 का बनाना पड़े, पर 50 का बनाना कैसे है कि पहले और आखिरी एलिमेंट की प्रोडक्ट बीच वाले एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल आती है तो उनका पेयर बनेगा, अदरवाइज पेयर या रिलेशन नहीं बनेगा। ये हमें खुद सोचना था और उसी के अकॉर्डिंगली, इसलिए तीसरा एलिमेंट जैसे वहां सी लेके आए थे, ए के बाद बी, बी के बाद सी, जबकि वहां पर भी सी गिवन नहीं था, इसी तरीके से यहाँ पर भी तीन पेयर बनाने पड़े, 4 की जरूरत पड़ती तो ए बी सी डी ई एफ, आगे पी क्यू ले लेते, अगला और जरूरत पड़ती तो आर एस ले लेते। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जस्ट क्या है, जनरल नोटेशन है। ना उसने ए बी के बारे में बोला था, ना सी डी के बारे में बोला था, ना ई एफ के बारे में बोला। चले ओके, ये आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इससे आगे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी इसी टाइप का है, ऑर्डर प्लेन में ही बन जाए तो दी, वैसे ना बने तो फिर पूछ लेना, सोल्व कर लो। ओके, अब आगे हम लोग नेक्स्ट चीज पे जा रहे हैं। इसी एक्सरसाइज में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में शुरू हो जाता है आपका फंक्शन। क्या शुरू हो जाता है? फंक्शन। थोड़ा सा प्यार से करते हैं फंक्शन। अगर हम फंक्शन पे जाएंगे तो फंक्शन की बात करेंगे भाई, आ जाइए। अब बारी करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकली फंक्शन की, फिर बात कर लेंगे जनरली फंक्शन की, और फिर बात कर लेंगे आपके बोर्ड के फंक्शन की, यानी कि क्वेश्चनिंग की। अब बारी आती है सबसे पहले हम थोड़ा सा मैथमेटिकली बात करें। मैथमेटिकली बात क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले सेट से चले थे, सेट से आए थे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। किस पे आए थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने लिया था सबसेट। क्या लिया था? सबसेट। और उस सबसेट को अंडर कंडीशन हमने कहा था रिलेशन। क्या कहा था? रिलेशन। कोई ना कोई कंडीशन बनी, सबसेट लेने में कोई कंडीशन लगा, इस कंडीशन के ऊपर हमने रिलेशन कहा। अब यार इस रिलेशन का भी तो, यानी कि सबसेट क्या बना? रिलेशन। इस रिलेशन का भी जब हम सबसेट लेते हैं अंडर कोई ना कोई कंडीशन, जब उसका भी हमें सबसेट लेते हैं तो उस सबसेट को हमें एक तरह से फंक्शन कहते हैं। मतलब थोड़ा सा प्यार से समझते हैं। मतलब ये, जिस तरीके से रिलेशन हर हाल में कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, हर एक रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट पक्का है, उसी तरीके से हर एक फंक्शन भी रिलेशन पक्का है, पर हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं है। फिर कि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं है, पर हर एक फंक्शन रिलेशन पक्का है। कारण क्योंकि फंक्शन अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस हम रिलेशन में से ही कोई ना कोई ऑर्डर पेयर या कोई ना कोई एलिमेंट्स निकाल के अंडर कंडीशन रिलेशन में से ही हम फंक्शन बनाते हैं। इसलिए फंक्शन एक तरह से एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैं बात करूं, एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट की, याद रहे, एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो फंक्शन हर हाल में रिलेशन का सबसेट होता है। और ये डेफिनेशन अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पढ़ी जाती है। कई बार पढ़ा जाता है हमने सेट, तो किसी और ढंग से पढ़ेंगे। एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट कहता है तो हम किसी और ढंग से पढ़ लेते हैं, एज ए वेक्टर कहता है तो हम किसी और ढंग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसलिए अपने इस पढ़े पे आ जाते हैं, यानी कि हम ये बातें अलग हैं। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आते हैं तो ऐसे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात चली थी तो इसलिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के ढंग से लिया। अब हम थोड़ा सा फंक्शन पे जाते हैं। ओके, चलिए इन बातों को थोड़ा सा दिमाग में रखना, और ना भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग काम कर रहे थे फंक्शन पे। ओके भाई, सबसे पहले
फंक्शन पे जाए तो कहाँ जाए देख लेते हैं, जहाँ भी जाना होगा वहीं पहुंच जाते हैं। ओके चलिए फंक्शन की बात करते हैं और थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा आंख बंद करके सोचना कि मैं बोल क्या रहा हूँ फंक्शन, क्योंकि जब तक आंख बंद करके नहीं सोचोगे फंक्शन की बात समझ में नहीं आएगी। आ जाइए मैंने क्या बोला, बाई चांस से मेरा मूड था, मेरा मार्कर खराब हो गया और मुझे मार्कर खरीदने जाना था। जब मुझे मार्कर लेने जाना था, मार्कर खरीदने जाना था, तो स्वाभाविक है मैं सबसे पहले कुछ न कुछ चेक करूंगा। अब सबसे पहले क्या चेक करूंगा, यानी कि मैं सबसे पहले अपनी पॉकेट चेक करूंगा, यानी कि पहली कंडीशन में खाली नहीं होना चाहिए। अब क्या मैं ऐसी दुकान पे जाऊंगा जो खाली पड़ी हो, यानी जिस पे कोई सामान ना हो, नहीं ना, यानी कि मैं लगभग ऐसी दुकान पे जाऊंगा जिसमें कोई ना कोई सामान हो और वो जो सामान है उस सामान में से शायद मेरे कोई काम का भी सामान, यानी सबसे पहले क्या देखूंगा कि सामने वाला भी भरा होना चाहिए, यानी कि सामने वाला भी खाली नहीं होना चाहिए। ये तो सेकेंडरी इशू है कि उसके पास मेरे काम का सामान मिला या नहीं मिला, वो आगे बात करेंगे। पर पहले क्या देखूंगा, जब मैं पहले ये मार्कर खरीदने गया तो सबसे पहले मैंने देखा कि मेरी पॉकेट खाली नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैं खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने ये देखी कि जब मुझे सामान लेना तो सामने वाली दुकान भी खाली नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके पास भी कुछ न कुछ होना चाहिए। दो बातें, वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स, वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट, पहली कंडीशन, ना मैं खाली ना सामने वाला। आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने मार्कर खरीदना स्टार्ट किया, यानी कि जब ये मार्कर देखा चेक करने के बाद, मैंने कहा उससे कितने का, बाई चांस उसने कहा 10 का, वैसे 10 का आता नहीं है, वैसे बोल रहा हूँ, मान लेते उसने कहा कि ये 10 का, ठीक है भाई। मैंने उसे अपनी पॉकेट से 10 रुपए निकाले और सामने वाले को दे दिए। फिर मूड हुआ और ले लेते हैं। अब मैंने फिर अपनी पॉकेट से 10 रुपए निकाले, फिर एक पेन ले लिया, यानी कि मार्कर ले लिया, फिर 10 रुपए निकाले, फिर एक मार्कर ले लिया। इस तरीके से हमारे और उस दुकानदार के बीच एक लेन देन का एक रूल बन जाना चाहिए कि जैसे मैं उसे 10 रुपए दूं वो मुझे मार्कर दे दे, जैसे मैं उसे 10 रुपए दूं वो मुझे एक मार्कर दे दे। इस तरीके से यदि एक रूल बन जाए कि जैसे मैंने उसे 10 का नोट दिया उसने मुझे मार्कर दे दिया, इस रूल के अकॉर्डिंगली यदि मेरी पॉकेट का प्रत्येक पैसा, मेरी पॉकेट का पहली कंडीशन, मेरी पॉकेट का प्रत्येक पैसा सामने वाले के किसी न किसी एक मार्कर से या किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट से जा बंधे। कंडीशन क्या आई, कंडीशन ये आई कि मेरे पास एक भी पैसा बचना नहीं चाहिए। उस रूल के अकॉर्डिंगली मेरा पैसा, सारे का सारा पैसा हर हाल में सामने वाले की किसी न किसी एक चीज से जा बंधना चाहिए, यानी कि मार्कर से या किसी भी उस रूल के अकॉर्डिंगली किसी न किसी से बन जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं बचना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये नहीं है कि 10 मार्कर खरीदने के बाद 11वां मार्कर खरीदते मुझसे मैं कहूं ले यार एक और 10 का नोट पकड़ और मुझे 4 दे दे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मींस एक के बदले सामने वाले से एक ही आना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरी पॉकेट के सारे पैसे, यानी कि 10 रुपए का आ रहा था, हो सकता है मेरे पास एक के 10 कॉइन होते, और यदि एक के 10 कॉइन और ये 10 का ही आ रहा है तो मेरे तो सारे के सारे कॉइन्स इस रूल के अकॉर्डिंगली से एक मार्कर से ही एसोसिएट हो गए, यानी कि मेरी पॉकेट के सारे पैसे अलग अलग भी सामने वाले की एक चीज से बन सकते हैं, पर किसी भी कीमत पे मेरे पास से अगर एक आए तो सामने वाले के पास से एक से ज्यादा नहीं आ सकते। यदि इस तरीके से उस रूल के अकॉर्डिंगली ये लेन देन बन जाए तो इस लेन देन, जनरली लेन देन को ही मैथमेटिकली हम फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथमेटिकली हमें फंक्शन कहते हैं। अब दोहराते वापस मैंने क्या क्या बात, पहली बात हमने कहा ना मैं खाली होना चाहिए ना सामने वाला खाली होना चाहिए, यानी कि इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन कहता है कि वहां पर एक रूल होना चाहिए जिस रूल के अकॉर्डिंगली मेरी पॉकेट के सारे पैसे सामने वाले की किसी न किसी चीज से यूनिकली एसोसिएट हो जाएं, तब उस रूल को हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं।
यानी कि ना मैं खाली ना सामने वाला खाली। दूसरी बात, एक लेन देन का रूल होना चाहिए। उस रूल में भी एक कंडीशन आई कि मेरे पास आखिरी में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, दुकानदार के पास बचे या ना बचे मुझसे कोई लेना देना नहीं। तीसरी कंडीशन ये आई कि मेरे एक के बदले सामने वाले के पास एक से ज्यादा आ नहीं सकता। और चौथी कंडीशन ये आई मेरे के मेरे सारे के सारे भी सामने वाले की एक चीज से बंध सकते हैं, यानी कि मेरे सारे पैसे के बदले भी सामने वाले के पास से सिर्फ एक ही चीज आए, एक ही ऑब्जेक्ट आए। यदि ऐसा एक रूल हो जाए, ऐसे एक एसोसिएशन हो जाए, तो उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकली फंक्शन कहते हैं। अब डेफिनेशन है, मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या कहती है? इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी, इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स से x and y, if we have two non-empty sets say x and y, ना मैं खाली ना सामने वाला खाली। आगे then a map, ये मैप क्या बताने के? then a map f from x to y, यानी कि एक मैपिंग है। ये देने वाला है, यानी कि इसके पास से जाएगा और इसके पास से आएगा, मतलब ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये आप हैं और ये सामने वाला दुकानदार है। ये क्या है? आप है और ये सामने वाला आपका शॉपकीपर है। इस बात को ध्यान रखना, ओके। यानी कि तो सब ये बताना है कि इसकी इनपुट होनी है और यहाँ से आउटपुट होनी है। Then map f from x to y is said to be a function, is said to be a function, is said to be a function if there is a rule, if there is a rule according to every element of x is uniquely associated to any element of y, मतलब उस रूल के अकॉर्डिंगली आपकी पॉकेट का प्रत्येक पैसा सामने वाले की किसी न किसी चीज से एसोसिएट हो जाना चाहिए। पर क्या? यूनिकली एसोसिएशन होनी चाहिए, यानी कि आपके अगर पॉकेट का एक पैसा जा रहा है तो सामने वाले के पास से एक ही आएगा, एक से ज्यादा एसोसिएशन नहीं कर सकता। और इस एसोसिएशन को ही, इस गठजोड़ को ही, इस लेन देन को ही हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। आ जाइए, जैसे देखिए मान लेते हैं मैंने एक सेट लिया A, 1 2 3, कितना टाइम है? 32 मिनट्स, 10 मिनट में कंक्लूड करें। A मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, B एक दूसरा सेट मान लेते हैं, B मान लिया 1 2 अप टू 10 तक, ये काउंटिंग है, ठीक है। ये हम थे, ये सामने वाला आपका शॉपकीपर था। मैंने कहा एक मैप ले लेते हैं f फ्रॉम A टू B, और फंक्शन में क्या कहा? f of x is equal to x square, यानी कि रूल क्या कहा? fx is equal to x square मीन अगर इनपुट x है तो आउटपुट क्या है? x square है। तब कहता है क्या इस रूल के अकॉर्डिंगली ये एक फंक्शन बनता है कि नहीं बनता है? इस रूल के अकॉर्डिंगली इन दो सेट पे क्या ये एक फंक्शन बनता है कि नहीं बनता है? मींस फंक्शन लिया f फ्रॉम a टू b, यानी कि जो एक एलिमेंट है वो इनपुट है, इसे हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। b के जो एलिमेंट है वो आउटपुट है, और इस आउटपुट को हम कोडोमेन और रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमेन और रेंज कहते हैं। इसे हम इमेज भी कहते हैं और इसे परी इमेज भी कहते हैं। ये सब जस्ट नाम है। अब इन नाम में थोड़ा सा फर्क है। कोडोमेन बाद में बात करेंगे, क्या कोडोमेन थे और क्या रेंज थे, ओके, या क्या इमेज और क्या परी इमेज थे। अब आ जाइए, f कहता है फ्रॉम a टू b, इस रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन है कि नहीं, ये चेक करते हैं। ये लिखे a के एलिमेंट, ये लिखे b के। a के एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने हैं? 9 और 10, 10 तक काउंटिंग थी, हो गया।
अब ये इनपुट और ये आउटपुट, इनपुट का मतलब पहला एलिमेंट x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखी तो f ऑफ 1 आपके अकॉर्डिंग कितना 1 का स्क्वायर यानी कि 1, इसका मतलब 1 की एसोसिएशन 1 से बनी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर इनपुट क्या है 2, यानी कि 2 पुट किया तो x की वैल्यू जब 2 पुट की तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, इसका मतलब 2 की एसोसिएशन किससे बनी 4 से। फिर हमने इनपुट क्या है 3, यानी कि आपकी पॉकेट के तो ये पैसे हैं, ये सारे के सारों का हिसाब किताब करना है। देख लेते हैं F3 3 पुट किया, जब 3 पुट किया तो कितना आया 3 का स्क्वायर यानी कि आउटपुट बनी 9, यानी कि 3 किससे एसोसिएट कर गया 9 से। अब आ जाए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन में कहा था कि आपकी पॉकेट का प्रत्येक पैसा सामने वाले के उस रूल के अकॉर्डिंगली सामने वाले की किसी न किसी चीज से एसोसिएट कर जाना चाहिए। तो भाई क्या आपकी पॉकेट में कोई खाली बचा? नहीं बचा। 1 1 से जुड़ा, 2 2 से 4 से जुड़ा, 3 9 से जुड़ा, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कि आपकी पॉकेट का प्रत्येक पैसा सामने वाले की किसी न किसी चीज से जा रहा है, रूल खत्म। दूसरी बात, क्या ऐसा हुआ कि आपकी पॉकेट का कोई एक पैसा सामने वाले की 2 से जा जुड़ा हो? वो भी नहीं हुआ। तीसरी कंडीशन ये थी कि आपके पास तो बचे हो, सामने वाले के पास ना बचा, ऐसा नहीं बना। कंडीशन मेनली 2 थी। पहली बात आपका प्रत्येक बन जाना चाहिए, बन गया। दूसरी ये देखनी थी कि आपके पास कोई खाली नहीं बचना चाहिए, यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचा जो सामने वाले से नहीं जुड़ा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हुई कि आपकी पॉकेट का प्रत्येक पैसा सामने वाले के दुकानदार की किसी न किसी चीज से एसोसिएट कर गया। दूसरी बात ये थी कि दुकानदार के पास बचे या ना बचे मुझे कोई लेना देना नहीं था, उसके पास से सब कुछ बच जाए या उसके पास कुछ ना बचे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। कंडीशन ये थी मेरे पास कुछ नहीं बचना चाहिए और मेरे पास कुछ नहीं बचा। दूसरी बात ये थी कि एक के बदले एक से ज्यादा आने भी नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं हुआ। देयरफॉर इट इज ए फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन। सही बात, ये फंक्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे फंक्शन है कि नहीं है। चलिए और लेते हैं, मान लेते हैं मैंने एक सेट फिर ले लिया भाई, अलग लिया। हमने क्या किया, मान लेते हैं एक सेट लिया 1 2, चलिए -1, ठीक है। बी हमने लिया 1 3 5 6 7, ओके ठीक है। चलिए 4 भी ले ले कोई बात। अब फिर वही बात, मैंने कहा f फ्रॉम a टू b लिया। f क्या लिया, फ्रॉम a टू b ले लेते भाई। f क्या फंक्शन लिया, फ्रॉम a टू b। रूल क्या लिया, वही पीछे वाला, fx = x²। इसका मतलब a के एलिमेंट इनपुट, b के एलिमेंट आउटपुट है कि नहीं, देख लेते हैं। ये लिखे a के एलिमेंट, ये लिखे b के। 1 2, चलिए -1, ये था 1 3 5 6 7 4, ओके। आज ये रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं एसोसिएशन है कि नहीं अंडर कंडीशन। 1 पुट किया, f1 1 का स्क्वायर यानी कि 1 किससे बंधा 1 से, अच्छी बात है। अब अगला एलिमेंट 2, रूल के अकॉर्डिंग 2 पुट करोगे तो कितना आउटपुट आएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। रूल के अकॉर्डिंग 2 किससे एसोसिएट कर गया 4 से, अच्छी बात है भाई। बारी किसकी आई, -1 की। -1 पुट किया, कितना है -1 का स्क्वायर यानी कि अगेन 1, -1 का स्क्वायर अगेन 1। अब बताइए फंक्शन है कि नहीं है, वही बातें चेक कर लेते हैं। क्या ऐसा हुआ कि मेरे एक के बदले एक से ज्यादा मांग लिया हो, नहीं हुआ, यानी कि किसी कोई भी एक एलिमेंट इधर के एक से ज्यादा से नहीं बंधा। 1 किससे बंधा, सिर्फ अकेले 1 से, इससे ज्यादा से तो किसी से बंधा ही नहीं। 2 किससे बंधा, सिर्फ 4 से। -x किससे बंधा, सिर्फ 1 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पहली कंडीशन ये थी कि प्रत्येक एलिमेंट बंधना चाहिए, बंधा भाई। दूसरी कंडीशन ये थी कि कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा से ना बंधे, नहीं बंधा भाई। अब कहोगे कि सर 2 एक से ज्यादा बंधने दे भाई, मेरी पॉकेट के तो सारे के सारे भी सामने वाले की एक चीज से ज्यादा बंध सकते हैं,
मेरी पॉकेट के तो सारे के सारे भी एक से एसोसिएट कर सकते थे। ये तो पहले ही मार्कर खरीदते हुए बात की थी कि अपनी पॉकेट में हो सकता है कॉइन 10 पड़े हो, 10 का मार्कर आ रहा तो 10 के 10 कॉइन सामने वाले के से तो एक मार्कर से ही एसोसिएट करेंगे, उनके बदले तो एक ही आएगा। यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि मेरे वाले तो सारे के सारे भी एक से एसोसिएट कर सकते हैं। पर बिजनेस में सामने वाले का सत्यानाश नहीं होना चाहिए, अपना सारा जाए या ना जाए, क्योंकि सामने वाला प्रॉफिट के लिए बैठा, लॉस के लिए नहीं कि आप यहां से 1 2 और बदले में 4 ले लो। ऐसा पॉसिबल इस फंक्शनिंग में नहीं है और ना ऐसा हुआ, यानी कि यह इट इज ए फंक्शन। अब आइए फंक्शनिंग कैसे, जैसे x y, ये x के एलिमेंट है, ये y के एलिमेंट, ये इससे एसोसिएशन, ये इससे एसोसिएशन, ये इससे, क्या ये फंक्शन है? मैं कहूंगा यस इट इज ए फंक्शन, यस फंक्शन है। फिर आगे बढ़े, ये x, ये y, ये x के एलिमेंट, ये y के एलिमेंट, ये इससे बंधा, ये इससे बंधा। रूल के अकॉर्डिंग ये रह गया। जैसे कहीं ना कहीं यहां भी रह सकता था, जैसे मैं यहां इसमें 4 नहीं लेता, अगर 4 नहीं लेता तो 2 उस रूल के अकॉर्डिंगली 4 से बनना चाहिए, 4 इधर था नहीं। अगर बाई चांस अगर ना होता तो मैं क्या कहता, नहीं यार मेरे पास 2 बच गया, और यदि इधर रह जाए, उधर हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे पास अगर बाई चांस रूल के अकॉर्डिंगली बनते हुए कोई एलिमेंट बच जाए तो मैं कहता हूं फंक्शन है नहीं है, मींस आ जाएगी। ये इससे बंधा, ये इससे बंधा, पर ये किसी से नहीं जुड़ा उस रूल के अकॉर्डिंगली, तो मैंने कहा ये फंक्शन नहीं है। कारण क्योंकि रूल पहले का था मेरी पॉकेट खाली हो जानी चाहिए, यानी कि मेरी पॉकेट का प्रत्येक पैसा सामने वाले से एसोसिएट कर जाना चाहिए, और यहाँ पर मेरे पास कुछ बच गया, सामने वाले के पास बचा था या नहीं बचा था मुझे कोई लेना देना नहीं था, पर मेरे पास बचना नहीं चाहिए था। रूल के अकॉर्डिंगली मेरे पास बच गया, इसलिए मैंने कहा यस इट इज नॉट ए फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तीसरी बात आ रही, मैंने कहा ये x ये y, ये x के एलिमेंट, ये y के एलिमेंट, मैंने इसको इससे एसोसिएट किया, इसको इससे भी, इसको इससे और इसको इससे, तब पूछा क्या ये फंक्शन है? आपने कहा नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुर्भाग्य से मेरे पास से एक गया, सामने वाले एक से ज्यादा से एसोसिएशन बना बैठा, इसलिए फंक्शनिंग नहीं है, ये फंक्शनिंग नहीं है। घर से निकल के 2 के साथ मिलोगे तो लड़ाई तो होगी ना, इसलिए ये फंक्शनिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये x और y, क्योंकि एक एसोसिएशन एक से ज्यादा से ज्यादा बना, इसलिए फंक्शनिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये मेरे पास x, ये मेरे पास y, ये एलिमेंट्स x के, ये एलिमेंट्स y, ये इससे बंधा, ये इससे बंधा, इधर ये खाली छोड़ दिया। क्या ये फंक्शन है? अब भी नहीं है। क्यों? इस वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं है, क्योंकि ये खाली बच गया, या नहीं, ये भी फंक्शन नहीं है। ओके, हो गए केसेस? मेरे ख्याल में पहली बात ये होगी, अब फंक्शन नहीं था क्योंकि यहां मेरे पास बच गया था, ये भी फंक्शनिंग नहीं था क्योंकि एक से ज्यादा जुड़ा था, ये भी फंक्शनिंग नहीं था क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई खाली बच गया था। क्लियर? ओके, ये फंक्शनिंग है, दुकानदार के पास बचे या ना बचे मुझे लेना देना नहीं। ये भी फंक्शनिंग था, दुकानदार के पास बचे या ना बचे, पर मेरे पास से नहीं बचा था। इस टाइप से ये ग्राफिकली पता चल जाता है एलिमेंट के एसोसिएशन से ग्राफिकली कि कोई फंक्शन है या नहीं है। आज हमने सब फंक्शन की डेफिनेशन को ही डिस्कस किया है, कल हम फंक्शन पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।